हेलो एवरीवन। आज की हमारी स्टोरी है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। ये हमारे यूजीसी नेट पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य की तीसरी कहानी है। 2 हम कर चुके हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में हुआ। ये कब हुआ था? 1901 में 1901 ईस्वी में हुआ था। इसकी चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 में शुरू होती है। अब रचनाएं हैं माधवराव सप्रे की कौन कौन सी है? स्वदेशी आंदोलन और बाइकॉट। ये बाइकॉट है, इसका ऊपर लगाना भूल गई, गलती से लिखा गया है। यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें। हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन किया था। ये माधवराव सप्रे ने कौन कौन सी पत्रिका संपादन किया था? हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है जी? हिंदी की प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को। अब इस कहानी के जो पात्र हैं वो 2 ही पात्र हैं। छोटी सी कहानी है, विधवा बुढ़िया। चाहे विधवा बुढ़िया थी वो, चाहे विधवा भी आ सकता है और बुढ़िया भी आ सकता है। बुढ़िया और जमींदार, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भी इनमें से कौन से 2 पात्र एक टोकरी भर मिट्टी के थे। वहाँ पे वो विधवा और जमींदार ऑप्शन भी दे सकते हैं, बुढ़िया और जमींदार ऑप्शन भी दे सकते हैं। मैंने पूरी ही कहानी लिख ली है, ये कहानी देख लेते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का खाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा, बहुतेरा यानी बहुत बार उसने कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहाँ बसी थी। उसका प्रिय पति मर गया था। ये प्रिय पति उसी झोपड़ी में मर गया था। ये गलत हो गया, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पतोहू का मतलब होता है बहू, जो कि यूपी बिहार में बहुओं को ना पतोहू बोला जाता है या पतोहू बोला जाता है। पतोहू भी यानी बहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती जो थी इस वर्धा काल में एकमात्र आधार थी, यानी उसका आधार यानी कि सहारा थी। क्या थी जी? सहारा थी, एकमात्र। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती। जब उसे अपने पुराने दिन याद आते थे तो वो क्या करती थी? फूट फूट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। यानी उस झोपड़ी में ही उसका मन हो गया था और उसकी चाह थी जब मैं मरूं, जैसे मेरा बेटा वहीं मरा, मेरी बहू वहीं मर गई, मेरा पति भी वहीं मर गया, तो मैं भी यहीं से मर के मेरी अर्थी इस घर से जाए। वो खुद अपनी अर्थी चाहती थी उस घर से जाए, वो खुद ना जाए। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। जो जिम्मेदार था उसने सब प्रयत्न कर लिए पर वो सफल नहीं हो पाया उसे निकालने पर। अब जब निष्फल हुए अपनी जिम्मेदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। जब उसने देखा भी मैंने सारे ही उसके जितने भी उसने कोशिशें की नहीं चल रही हैं, निष्फल हो रही हैं, तो उसने अपनी चाल चली और बाल की खाल निकालने वाली जो वकील होते हैं ना, छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना देते हैं, वही बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम यानी रिश्वत देके, थैली गरम करके यानी रिश्वत देकर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। और जो विधवा थी वो कहाँ रहने लगी? पास पड़ोस में ही कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान झोपड़ी के आसपास चल रहे थे। यहाँ श्रीमान का मतलब है जिम्मेदार।
झोपड़ी के आसपास चल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। मतलब कि जब उसने देखा अपने पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यहाँ यह है, यहाँ नहीं है, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज, ये थोड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं लिखने में, माफ़ कीजिएगा, क्षमा करे, ये क्षमा नहीं होगा, ये क्षमा होगा। क्षमा करे तो एक विनती है, जिम्मेदार साहब के सिर खिलाने नहीं, ये हिलाने होगा, बहुत मिस्टेक है। हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छुट्टी है तब से, ये छुट्टी होगा, छुट्टी नहीं होगा, छुट्टी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चलो वहीं रोटी खाऊंगी। चलो आएगा यहाँ। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ, यानी कि उसे पुरानी बातें याद आने लगी और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए जिससे मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। किसे? टोकरी को सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई, यानी ना उठी। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भरी पड़ी हैं। मिट्टी पड़ी नहीं, भरी पड़ी हैं। यहाँ पर भरी आएगा, भरी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर उठा सकेंगे। ये नहीं आएगा, लिखने में मिस्टेक्स हो गई हैं। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमंद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप आएगा कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। फ्रेंड्स, मैं यह कहना चाहूँगी, लिखने में कुछ त्रुटियाँ हो गई हैं, वो उसे माफ़ कीजिएगा। जो मैं बोल रही हूँ, जो लिख रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। और ये थी हमारी तीसरी कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।